हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने पहले थोड़ा सा अबाउट बी स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि इसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स यूज्ड होते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर यूज्ड। एक दूसरा क्या है कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोसॉन्स कहा जाता है। बोसॉन्स होते हैं जो कि इंटीग्रल स्पिन मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रल स्पिन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि h/2π की फॉर्म में होती है स्पिन, जैसे कि 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π। इस तरह से इंटीग्रल स्पिन के लिए इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, इतना तो हमने बोसॉन्स बी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग बी स्टैटिस्टिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो एक्सप्रेशन है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्टेट का, वो सब निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करके चलती हूँ जिसके अंदर की n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब कि बोसॉन्स हमने यूज़ किए हैं। बोसॉन्स, तो इन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n1, n2, n3 अप टू सो ऑन ni नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इन सब के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो होगी u1, u2, u3 एंड अप टू सो ऑन ui। इन पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है। n1 पार्टिकल्स के पास u1 अमाउंट ऑफ एनर्जी है, n2 पार्टिकल्स के पास u2 अमाउंट ऑफ एनर्जी है एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अब जो इन्हें इन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, हम इन कंपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं फर्दर शेल्स के अंदर, कि यहाँ पर टोटल हमारे पास gi नंबर ऑफ सब लेवल्स हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, शेल्स कहा जाता है। कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये gi शेल्स के अंदर डिस्टिंग्विशेबल हैं। जैसे कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हुई g1, सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग हुई g2 नंबर ऑफ शेल्स एंड अप टू सो ऑन ith कंपार्टमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हुई gi नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स को शेल्स के अंदर डिवाइड किया गया है और इन शेल्स में इतने इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के पास है इतनी इतनी एनर्जी। ठीक है, ओके, ये कंपार्टमेंट्स। अब एक बार हम लोग बात करेंगे कि पर्टिकुलर किसी ith लेवल की हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैं ith लेवल की अगर बात करूँगी तो मेरे पास होंगे टोटल ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके पास की ui अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। हम लोग ये नहीं कह रहे कि जो ये ith इंटरवल, मतलब कि जो ये ith पार्टिकल्स हैं, ith अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनके पास पर्टिकुलर एक ui स्टेट की फिक्स एनर्जी है, ऐसा नहीं होगा। जो ये एनर्जी होगी ये सब लेवल्स के अंदर डिवाइडेड होगी, जो कि लेवल्स एक दूसरे के क्लोजली स्पेस्ड होंगे, कि हम उसे कंटिन्यूअस सिस्टम भी कह सकते हैं। और इन सब लेवल्स की टोटल एनर्जी होगी ui। ये क्या है, ये लेवल क्या है, ith लेवल है। ये क्या लेवल है, ये ith लेवल हैं जिनके पास की टोटल एनर्जी क्या है, ui। अब ये जो ith लेवल हैं इन्हें क्या किया गया है, gi सब लेवल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने लेवल्स में डिवाइड किया, gi सब लेवल्स के अंदर। तो ऑब्वियसली gi अगर सब लेवल्स हैं तो gi-1 क्या होंगे, पार्टीशियंस होंगे। तो इन्हें डिवाइड किया गया है gi सब लेवल्स के अंदर, और ये जो पार्टीशियंस हैं इनके बीच में ये हैं टोटल gi-1 पार्टीशियंस। i नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि इनके ith लेवल हैं और इन ith कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ui इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो ये एनर्जी अमाउंट है ये कम्प्लीटली एक फिक्स लेवल का नहीं है, ये क्लोजली स्पेस्ड लेवल का टोटल एनर्जी इंटरवल है, टोटल एनर्जी है। ठीक है बेटा, आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि हमने एक्चुअल में क्या किया। हमने एक सिस्टम लिया जिसे कि 1, 2, 3 अप टू सो ऑन के कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, जो ये के कंपार्टमेंट्स हैं इनके पास है टोटल g1, g2, g3 अप टू सो ऑन g के नंबर ऑफ शेल्स। ये जो शेल्स हैं इनके पास हैं n1,
N2 N3 अप टू सो ऑन n के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इनके पास एनर्जी है U1 U2 U3 अप टू सो ऑन UK। हम लोग K से अभी रिप्रेजेंट किया है, पहले हमने I से किया था। इट इज़ आवर चॉइस। इंडेक्स को हम लोग I भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, J भी लिख सकते हैं, वट एवर वी वांट, Z भी लिख सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस होगी कि हमें क्या लिखना है। ठीक है बेटा, समझ आया कि हम भी स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं। तो अभी एक बार आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसकी थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड करेंगे? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बी स्टैटिस्टिक्स के लिए। हाँ जी, तो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी के लिए मैं लेके चलती हूँ कोई भी एक आयत कंपार्टमेंट, जिसे कि मैं डिवाइड कर लेती हूँ GI नंबर ऑफ शेल्स के अंदर। इस आयत कंपार्टमेंट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हैं Ni पार्टिकल्स। अब हम लोग सपोज करते हैं बेटा कि यहाँ पर एक सेल है, जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ऐसे हैं। इस शेल के अंदर पार्टिकल्स हो गए जैसे कि 2 3, इसके अंदर पार्टिकल हो गए 5 6, इसके अंदर हो गए 6 7, इसके अंदर हो गए 1, ये क्या हो गई? ब्लैंक हो गई, इसके अंदर कुछ नहीं आया। जो 6 सेल थे इसके अंदर आ गए 7 पार्टिकल्स। वट एवर बी द चॉइस, मतलब कि अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स रिस्ट्रिक्शन तो लगाती ही नहीं है। देयर इज़ नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन कि एक शेल में एक ही पार्टिकल आएगा। इट सेज एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन एंटर इन ए शेल एंड एनी शेल कैन बी रिमेन एम्प्टी, है ना। तो ये शेल ब्लैंक रह गई। सपोज कर रहे हैं हम लोग कि ये शेल क्या रही? ब्लैंक रह गई। तो इस टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Ni प्लस GI माइनस 1, कि ये वाली शेल, ये एक शेल ब्लैंक हो गई, तो उसके लिए हमने इस -1 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, कि ये तो पर्टिकुलर एक सिचुएशन आ गई। अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे कि इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन सिचुएशंस को, उसके लिए हम लोग जैसे कि फर्स्ट यूनिट में भी जब भी टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते थे तो फैक्टोरियल का यूज़ करते थे। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करेंगे? फैक्टोरियल कर देंगे Ni प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ वेज की ये एक शेल एम्प्टी रह जाए और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हों, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो अरेंजमेंट्स होंगी, कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की कितने तरह से हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं, और हमारे पास टोटल है GI नंबर ऑफ शेल्स, तो हमें इसको GI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन द टोटल अरेंजमेंट्स आर GI इंटू Ni प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, उसके बाद अब GI इंटू Ni प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। ये क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जब ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गई, तो अब हम इसके अंदर से मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स को निकाल लेंगे। हमने फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया था कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स हों, हमने ये एग्जांपल क्लास में भी किया था डिस्कस, कि पहले हमने 3 पार्टिकल्स लिए थे, 3 बॉक्सेस लिए थे, 3 पार्टिकल्स लिए थे, 2 बॉक्सेस लिए थे, 4 पार्टिकल्स, 3 बॉक्सेस एंड 4 बॉक्सेस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किया था। एक बार हमने उन पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल लिया था और एक बार लिया था इनडिस्टिंग्विशेबल। तो जो पार्टिकल्स सिमिलर थे, मतलब कि इनडिस्टिंग्विशेबल थे, तो हमने देखा था कि जो उनकी आपस में अरेंजमेंट थी वो मीनिंगलेस थी, है ना। जैसे कि ए अगर मेरी एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में, एक पर्टिकुलर शेल के अंदर अगर ये पार्टिकल्स हैं, पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में अगर ये पार्टिकल हैं, तो चाहे ये पार्टिकल आगे हो, ये पार्टिकल आगे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टोटल अरेंजमेंट हम लोगों ने जो ये इसकी आपस में ऐसे पोजीशन को रिप्लेस करने के बाद जो अरेंजमेंट्स आई थी, इन्हें क्या लिया था? मीनिंगलेस अरेंजमेंट, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास Ni टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स क्या होंगी? Ni फैक्टोरियल, जो इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी। बट इन द सेम वे हमारे पास यहाँ GI नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स होंगी, Ni फैक्टोरियल इसे GI फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेगा टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। ये क्या थी? टोटल अरेंजमेंट्स, और ये क्या आ गई? मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स क्या होंगी?
मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स GI इंटू NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर NI फैक्टोरियल इंटू GI फैक्टोरियल। ये क्या हुई? टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स। ओके बेटा, और टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स को क्या लिखा जाता है? थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी W। और हम लोग किसी पर्टिकुलर आयत कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आई? आयत कंपार्टमेंट के लिए थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी, जो कि रिप्रेजेंट किया हमने WI से। ठीक है बेटा, अब उसके बाद ये देखो हमारे पास WI क्या आया है? GI इंटू NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर NI फैक्टोरियल इंटू GI फैक्टोरियल। तो ये GI फैक्टोरियल, GI माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, तो WI क्या आया? NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया बेटा? टोटल थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये तो बात कर रहे थे हम लोग आयत कंपार्टमेंट की, जबकि हमारे जो सिस्टम है इसके अंदर तो 1 2 3 अप टू सो ऑन kth कंपार्टमेंट्स हैं, है ना? kth कंपार्टमेंट है और उसके अंदर N1 N2 N3 अप टू सो ऑन n के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो जो टोटल सिस्टम के लिए थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वैसे ये एक्सप्रेशन हम लोग लास्ट यूनिट में फाइंड आउट कर चुके हैं, बस वहाँ हमने -1 नहीं लिया था, है ना? यहाँ हमने -1 लिया है। क्यों? यहाँ पर पार्टिकल्स सिमिलर हैं, वहाँ पर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल थे। ओके, तो अब W ऑफ N1 N2 अप टू सो ऑन N के टोटल सिस्टम के लिए थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी होगी N1 प्लस G1 माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर N1 फैक्टोरियल इंटू G1 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे N2 प्लस G2 माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर N2 फैक्टोरियल इंटू G2 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना? अप टू सो ऑन kth कंपार्टमेंट तक जाएंगे। N प्लस GK माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू NK फैक्टोरियल एंड GK माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इन सब को अगर ऐड करके हम लोग सिस्टम की टोटल थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी रिजल्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पाई का साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। I इज इक्वल टू 1 to K NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 फैक्टोरियल। जो ये आयत कंपार्टमेंट का था, हमने इसे कंप्लीट सिस्टम के लिए अब रिप्रेजेंट कर दिया कि I की वैल्यू 1 से K तक वेरी करेगी। ठीक है बेटा, हमने सिस्टम की थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिस्टम के लिए मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट को। क्या फाइंड करेंगे अब? मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। हमें पता है मोस्ट प्रोबेबल का जब भी बात आती है तो हम लोग कैसे करते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं, लोग लेते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ भी रिपीट करेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि NI जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम के अंदर, वो हमने लार्ज अमाउंट में लिए हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये मल्टीप्लिकेशन साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर आयत कंपार्टमेंट के लिए नहीं है, सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना? तो समेशन ऑफ NI ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समेशन ऑफ GI टोटल नंबर ऑफ शेल्स। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ शेल्स हैं, तो हम लोग NI प्लस GI के कंपैरिजन, जब ये टर्म इतनी ज़्यादा लार्ज हो गई तो इसके जो ये -1 है, इस -1 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं NI प्लस GI के कंपैरिजन में, बिकॉज दिस इज़ ए लार्ज क्वांटिटी। तो इसीलिए अब W क्या बचेगा? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी I इज इक्वल टू 1 to K NI प्लस GI ओवर NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे log W निकाल लेंगे। log W इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to K। समेशन कैसे आया? मल्टीप्लिकेशन साइन। log ऑफ M N इज इक्वल टू log M प्लस log N। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन विल बी चेंज इनटू एडिशन। ओके, log ऑफ NI प्लस GI फैक्टोरियल
माइनस log ऑफ ni फैक्टोरियल माइनस log ऑफ gi फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। अब उसके बाद स्ट्रीलिंग अप्रोक्सीमेशन सबको पता है क्या होती है। स्ट्रीलिंग अप्रोक्सीमेशन log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। इसका यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। तो log ऑफ log w इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k। n की जगह क्या है यहाँ ni प्लस gi है ना। तो बस ni प्लस gi log ऑफ ni प्लस gi माइनस ni प्लस gi। यहाँ क्या है n की जगह ni है ओके माइनस ni log ऑफ ni माइनस n था और एक माइनस साइन यहाँ पहले से है तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा प्लस का ni ओके। आगे माइनस का gi। अब देखो n की जगह क्या है यहाँ g है gi है तो gi log ऑफ gi माइनस माइनस प्लस ऑफ gi ओके बेटा। अब ये क्या ये देखो तुम लोग ये प्लस में gi ये भी प्लस में gi और ये माइनस में ni प्लस gi तो ये टर्म कैंसिल हो गई। तो मेरे पास क्या बचा i इज इक्वल टू 1 to k ni प्लस gi log ऑफ ni प्लस gi माइनस ni log ऑफ ni माइनस gi log ऑफ gi ओके। नाउ वी विल टेक एज सिमिलर कि हमने पहले भी यूनिट्स के अंदर किया है। दोनों यूनिट्स में डेरिवेटिव लेंगे मोस्ट प्रोबेबल के लिए तो d log w ओके। तो यहाँ भी इस साइड भी हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेते हैं पहले इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ gi नंबर ऑफ शेल्स इसका तो डेरिवेटिव कुछ होता ही नहीं है हमने पहले भी इसको 0 पुट किया हुआ है तो ये क्या आ जाएगा dni है ना। i इज इक्वल टू 1 to k dni ये टर्म एज इट log ऑफ ni प्लस gi। अब ये टर्म सिमिलर रहेगी और इसका डेरिवेटिव आएगा तो क्या आएगा ni प्लस gi 1 बाई ni प्लस gi इंटू dni है ना। उसके बाद इसका डेरिवेटिव dni ये टर्म एज इट log ऑफ ni। अब इसका डेरिवेटिव आएगा और ये एज इट आएगी ni 1 बाई ni dni ठीक है। log ऑफ gi का डेरिवेटिव 0 तो अब जो कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल आउट करो और लिखो। ये देखो ये प्लस का dni और ये माइनस का dni ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा बस ये दो टर्म बचेंगी i इज इक्वल टू 1 to k dni log ऑफ ni प्लस gi माइनस dni log ऑफ ni। dni को कॉमन ले लेती हूँ i इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ ni प्लस gi माइनस log ऑफ ni dni इज इक्वल टू 0 ओके बच्चों। अब हमें पहले से ही पता है ये दो चीज़ें हम लोग जो यहाँ यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करने वाले हैं बेटा बताना एक बार। ये इक्वेशन हो गई 1। एक हम लोग समेशन ऑफ ni लेंगे dni इज इक्वल टू 0 उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन ऑफ ui dni इज इक्वल टू 0 उसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन स्टेप्स ठीक है। तो अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी ये सब कैसे आया है बिकॉज हम लोग इस बारे में 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर ना समझ आए तो लेक्चर में पूछ लेना। बट मुझे जहाँ तक यकीन है आप लोगों को ये समझ आ जाएगा बिकॉज हम लोग डायरेक्ट इसे यूज़ कर चुके हैं और डायरेक्ट अभी यूज़ कर रहे हैं ठीक है। तो dn इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k dni इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से ठीक है। और उसके बाद u इज इक्वल टू u1 n1 प्लस u2 n2 अप टू सो ऑन uk nk ठीक है। तो अब i इज इक्वल टू 1 to k समेशन ऑफ du की बात करते हैं हम लोग ui dni इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हुई 3 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीटा से। अब इनको अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। कॉमन स्टेप्स हमने पहले भी फॉलो किए हैं सारे तो जस्ट फॉलो इट।
एंड आवर रिजल्ट विल बी आउट। तो क्या होगा ये, I इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ ni प्लस जी आई माइनस log ऑफ ni माइनस क्या आएगा, इसके साथ क्या था बेटा, DNI है ना, माइनस अल्फा DNI माइनस बीटा UI DNI इज इक्वल टू 0। अब DNI को सारे एक्सप्रेशन में से हम लोग कॉमन लेंगे, log ऑफ ni प्लस GI माइनस log ऑफ ni माइनस अल्फा माइनस बीटा UI DNI इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू 1 to k। ये देखो ये टर्म इधर क्योंकि ये दोनों टर्म सेपरेटली इक्वल होंगे बिकॉज DNI का भी समेशन इक्वल टू 0 है, तो ये भी 0 तो ये टर्म भी 0, समेशन ऑफ DNI इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये टर्म 0 हुई, log ऑफ ni समेशन हट जाएगा, log ऑफ ni प्लस GI माइनस log ऑफ ni माइनस अल्फा माइनस बीटा UI इज इक्वल टू 0। log वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, ni प्लस GI बाय ni इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा UI। तो ये क्या हो जाएगा, ni प्लस GI दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल e रेज टू द पावर अल्फा e रेज टू द पावर बीटा UI है ना। अब उसके बाद 1 प्लस GI बाय ni इज इक्वल टू e रेज टू द पावर अल्फा e रेज टू द पावर बीटा UI। ओके, तो यहाँ से GI बाय ni इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1 होगा, e रेज टू द पावर अल्फा e रेज टू द पावर बीटा UI माइनस 1। ओके, तो ni इज इक्वल टू GI अपॉन e रेज टू द पावर अल्फा e रेज टू द पावर बीटा UI माइनस 1। ये क्या हुई, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि आयत कंपार्टमेंट के अंदर जो ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसकी वैल्यू इतनी होगी इन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूम लिमिट की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूम लिमिट की। कंटिन्यूम लिमिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ये UI नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं ये क्लोजली स्पेस्ड है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, तो इन्हें कंटिन्यू स्टेट्स भी कहा जा सकता है। तो इसके लिए जो GI शेल्स हैं मैं इसे लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ स्टेट्स एनर्जी इंटरवल्स GU DU, जो कि ये GI लेवल्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं, U टू U प्लस DU के एनर्जी लेवल्स के बीच में। ओके, इसी तरह से जो ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको मैं रिप्लेस कर देती हूँ NU DU से, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि लाई कर रहे हैं U टू U प्लस DU के एनर्जी इंटरवल के बीच में। तो इस स्टेट में हम लोग कैसे लिखेंगे अपने मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्रेशन को, NU DU इज इक्वल टू GU DU e रेज टू द पावर अल्फा e रेज टू द पावर बीटा UI माइनस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। आई होप कि बेटा ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर नहीं कोई डाउट है छोटा मोटा तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।